राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, दैट इज सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये दोनों प्रोविज़न जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि जो दो प्रोविजंस हैं, जो पर्पस है, इनफैक्ट उसमें जो 20% का मार्क है, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कि कब ये स्टेज क्या है, कब ये अप्लाई होता है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, कितना मिलेगा, टाइम क्या है। तो इसमें कन्फ्यूजन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि इसके ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं 143A का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 143A इट टॉक्स अबाउट पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कब अप्लाई होता है। तो सेक्शन 143A है ये ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। अब ट्रायल कब से स्टार्ट होता है? अगर कोई भी ऑफेंस है उसमें अगर चार्ज बन गया तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि जो चेक बाउंस के केस होता है 251 से CRPC से जब ट्रायल स्टार्ट होता है, नोटिस फ्रेम हो जाता है, उसके बाद जो अक्यूज है वो व्हेन ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, मतलब कि ट्रायल अब स्टार्ट होने वाला है। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो कोर्ट डिसाइड करता है, उसके सेंटेंसिंग को सुन के कन्विक्ट कर देता है। सो व्हेन ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, ये सेक्शन 143 अप्लाई करता है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138, दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक, द कोर्ट मे डायरेक्ट, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन, इट इज़ नॉट शैल, मे डायरेक्ट द ड्रॉअर ऑफ द चेक। ड्रॉअर मतलब कौन होता है? जिसने बना रखा है चेक, जिसने बना के किसी बंदे को दिया। तो यहाँ ड्रॉअर कौन होगा? जिसने चेक लिखा है, इसका चेक है इनफैक्ट, एक्यूज टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन है? जिसका डेट था, जिसने उधार दिया था, उसको चेक दिया। तो जिसने चेक काट के दिया है वो ड्रॉअर है, और वो कंपनसेशन देगा कंप्लेनेंट को, क्योंकि कंप्लेनेंट ने ही केस फाइल किया है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें दो तरह का ट्रायल होता है। समरी ट्रायल होता है, तो उस समरी ट्रायल में जल्द से जल्द हो जाता है। वो कोर्ट डिसाइड करता है कि समरी ट्रायल इसको किया जाए या समन केस ट्रायल किया जाए। तो इन्हें समरी ट्रायल में भी या समन केस में भी, दोनों में व्हेन द अक्यूज्ड प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द चार्जेस, अगर वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है तभी 143 अप्लाई होगा। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो 143 अप्लाई नहीं होगा। इन एनी अदर केसेस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट क्या है, मतलब कितना कॉम्पनसेशन मिल सकता है? तो इंटरिम कॉम्पनसेशन जो होता है वो 20% ऑफ द चेक अमाउंट, मतलब कि अगर चेक अमाउंट 10 लाख है तो 2 लाख मैक्सिमम, दैट इज नॉट ए मिनिमम। हो सकता है आपको सरकार हो सकता है आपको कोर्ट 20,000 ही दे, हो सकता है आपको कोर्ट 1 लाख रुपए ही दे। तो मैक्सिमम 20% है। ये 10% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, या 5% भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज द टाइम फॉर पेमेंट? तो द अक्यूज्ड मस्ट पे दिस इंटरिम कॉम्पनसेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। द कोर्ट में ग्रांट एन एक्सटेंशन अप टू 30 days फॉर सफिशिएंट कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि अगर आप 143A का जो प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ क्या प्रैक्टिकली होता है। 143A का जब आप अप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन आप फाइल करके 2 रुपये का कोर्ट फीस लगा के आप एक अपोजिट काउंसिल है उनको भी फाइल देने का, रिप्लाई देने का एक कॉपी उनको दे दीजिएगा। वो नेक्स्ट डेट पे, जब भी नेक्स्ट डेट लगेगा, वो रिप्लाई फाइल करेंगे। रिप्लाई फाइल करने के बाद एक आर्ग्यूमेंट होगा कोर्ट का, क्योंकि ये मे वर्ड यूज हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट का, कोर्ट हो सकता है उसको अलाउ कर दे। अगर अलाउ कर देता है तो आपको विद इन 60 डेज आपको पैसे देने होते हैं। अगर 60 डेज में आप नहीं दे पाते हैं और सफिशिएंट कॉस्ट है, अगर रीज़न आप सही बताते हैं, तो कोर्ट मैक्सिमम 30 डेज और टाइम देता है, मतलब 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज आपको देगा कोर्ट कि आप पैसे वापस कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रायल चला, ट्रायल में बंदा छूट गया, मतलब जो एक्यूज्ड है वो एक्विट हो गया। तो उस केस में क्या होगा? अगर बंदा एक्विट हो गया तो आपको जो 60 दिन आपको देने के लिए था, जो एक्यूज पैसा देगा 60 दिन का, अब एक्यूज क्योंकि एक्विट हो जाता है, उसकी बरी हो जाती है, तो वो 60 दिन के अंदर जो कंप्लेनर है जिसको पैसे मिलता है, वो जो पैसा मिला इंटरिम कॉम्पनसेशन 20% मैक्सिमम, उसको वापस करेगा 60 दिन। तो 60 दिन के अंदर वापस करेगा, मैक्सिमम 30 दिन और एक्सटेंड हो सकता है, और विथ इंटरेस्ट जो RBI का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट, उस पे बेसिस पे आपको वापस करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इंटरिम कॉम्पनसेशन बंदा नहीं देता है, ठीक है, तो उस केसेस में आपको रिकवरी होगा। जैसे सेक्शन 421 में CRPC में रिकवरी होता है फाइन, उसी तरीके से। तो कैसे होता है? तो प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि इसको कहते हैं कुर्की या वारंट ऑफ रिकवरी, बहुत कुछ होता है। प्रॉपर्टी उठा के सेल कर देता है कोर्ट, और कोर्ट आपको पैसे दिलवा देगा। तो इस तरह से होता है। फिर एक एडजस्टमेंट का भी क्लोज है कि अगर इंटरिम कॉम्पनसेशन पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ऑफ फाइन और कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अपॉन द कन्विक्शन। अब होता क्या है कि अगर बंदा कन्विक्ट हो जाता है, तो जैसे चेक अमाउंट 10 लाख है और आपको कोर्ट ने 2 लाख रुपए देने के लिए बोल दिया, तो अगर कोर्ट ने 2 लाख पहले आपने दे दिया, तो कोर्ट अगर जब कन्विक्ट कर देगा, तो क्योंकि जब 138 आप देखोगे तो 138 में पनिशमेंट 2 साल का है, और जो फाइन अमाउंट है दैट विल बी 2,
मतलब इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर 10 लाख है तो कोर्ट 20 लाख भी बोल सकता है, पर जनरली प्रैक्टिकली कोर्ट नहीं बोलता, ठीक है। कोर्ट अगर 10 लाख का अमाउंट है तो 11 लाख बोल देगा, 12 लाख बोल देगा, हो सकता है कोर्ट 10 लाख भी बोले, ठीक है, और 3 महीने का सज़ा दे दे या 6 महीने का दे दे या सज़ा ना भी दे, ठीक है। तो यही बेसिकली ये होता है कि 10 लाख है तो 10 लाख का 11 लाख दे देगा, 12 लाख रुपये कोर्ट बोल देगा देने के लिए, और उस समय अगर मान लो कोर्ट ने बोला कि 10 लाख ही देना है आपको, ठीक है, चेक अमाउंट, तो 2 लाख रुपये आपने जो दे रखा है वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको फाइनली 8 लाख रुपये देना पड़ेगा कोर्ट में। मतलब कोर्ट में क्या देना पड़ेगा, आप जो कंप्लेनेंट है उसको देना पड़ेगा। अब कब देखते हैं पर्पस क्या है इस प्रोविज़न का। तो ये पर्पस प्रोविज़न का, क्योंकि चेक बाउंस केस हो या कोई भी केसेस हो उसमें डिलेज बहुत होते हैं, तो टू रिड्यूस डिलेज एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द कंप्लेनेंट, ठीक है, हु आर ऑफन स्टक इन लॉन्ग लिटिगेशन। दूसरा चीज़ कि इट हेल्प्स इन डिस्करेजिंग फ्रिवलेस डिफेंसेस बाय एक्यूज्ड पर्सन। थर्डली, टू स्ट्रेंथन द क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक्स एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये पर्पस है बेसिकली, यही है कि फ्रिवलेस केसेस को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, इसीलिए कंप्लेनेंट को कुछ रिलीफ देने के लिए, और चेक है एक इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है इसमें कोर्ट्स के, तो यह डिस्क्रिशन है, मैंने पहले बताया वर्ड मे इज़ यूज्ड, तो डिस्क्रिशन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। Some high courts like Delhi, Bombay, etc. have held that while granting interim compensation, the right to fair trial under Article 21 must be also be balanced, so order must be reasoned, ठीक है। Section 143A applies only prospectively, that is post 2018, not cases already pending। इसमें ना लैंडमार्क जजमेंट है कि 143A जो है क्या वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है, क्योंकि ये जो 143 है इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अमेंडमेंट 2018। तो अगर आप देखो मैं बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे केसेस है पहले से चलता रहा है, तो या तो 2018 वाला अगर केस से पहले हम अप्लाई कर देते हैं तो बहुत मिस हो जाता है। तो कोर्ट ने बोला 2018 के बाद इसका 143A का एक प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। बट 148 है जो है 148 उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। इस उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। तो जैसा मैंने बताया था स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, ट्रायल स्टेज पे होता है। ये 148 ना अपीलेटिव स्टेज पे होता है। आफ्टर कन्विक्शन व्हेन द एक्यूज्ड फाइल्स एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन वन अंडर सेक्शन 113, बंदा कन्विक्ट हो जाता है एक्यूज्ड, उसके बाद 148 अप्लाई करता है। अब हु पेज, कौन पैसा देता है, तो इसमें एक्यूज देता है या उसको ड्रॉअर ऑफ चेक भी कह सकते हैं। इसमें कौन देता है, अपीलेट। इसमें कन्विक्ट पर्सन, अगर बंदा कन्विक्ट हो जाता है तो वो डिपॉजिट करता है, ठीक है। बेनिफिशियरी इसमें कौन रहेगा, कंप्लेंट होगा जिसने केस कर रखा है वो। इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा, इसमें भी बेनिफिशियरी कंप्लेनेंट होगा, क्योंकि जो बंदा कन्विक्ट होगा वो एक्यूज होगा, ठीक है। तो एक्यूज अगर कन्विक्ट होगा बंदा तो वो कंप्लेनेंट को पैसे देगा, या उसको रेस्पोंडेंट भी कहते हैं अपील में। अमाउंट क्या है, अप टू 20% चेक अमाउंट, अप टू 20% है, या मिनिमम 20% है। मिनिमम 20% द फाइन कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट ने 10 लाख का फाइन अवॉर्ड किया है तो उसका 20%। तो ये मिनिमम, ये 50 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, तो मिनिमम 20 है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए। रिफंड क्या है, अगर एक्यूज हो जाता है, मैंने जैसे बताया कि आपको अगर एक्यूज एक्विट हो जाता है तो आपको रिपे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। इसमें भी अगर बंदा जो अपील फाइल करता है अगर वो जीत जाता है तो उसको भी रिटर्न करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। यहाँ नेचर जो है डिस्क्रिशनरी है, मे वाज यूज्ड, हियर इट इज मैंडेटरी। अपीलेट कोर्ट शैल ऑर्डर डिपॉजिट ऑफ मिनिमम 20%, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्ली रिलीव टू कंप्लेनेंट एंड टू डिस्करेज फ्रिवलेस डिफेंसेस, टू इंश्योर कंप्लेनेंट इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग अपील डिलेज, ठीक है। मैंने अपील में जो टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, तो ही इज़ नॉट डिप्राइव्ड, ठीक है। जुडिशियल व्यू क्या है, 143A जो है, कोर्ट मस्ट गिव रीजन बिफोर डायरेक्टिंग इंटरिम कॉम्पनसेशन एज इट इफेक्ट्स द एक्यूज राइट टू फेयर ट्रायल, इट इज़ परमिसिव नॉट कंपलसरी। 148 है, स्ट्रॉन्गर इन इफेक्ट है बिकॉज आफ्टर कन्विक्शन एक प्रिजम्पशन रहता है कि द एक्यूज इज गिल्ट जो प्रिजम्पशन होता है इज अटैच्ड, हेंस अपीलेंट कोर्ट यूजुअली इंसिस्ट ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ डिपॉजिट। मतलब कोर्ट 20% तो देने को जोर लगाते ही लगाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक ड्राफ्ट। मैंने ये एप्लीकेशन है, मैंने फाइल कर रखा है, श्री अंकित सोलंकी, JMFC NI एक्ट इस डिस्ट्रिक्ट करकड़ुमा दिल्ली, इन CC NI एक्ट 2014/2024, इन द मैटर ऑफ, पार्टी का नाम जो कंप्लेनेंट है वर्सेस एक्यूज। के बाद चलते हैं हम, ये पार्टी का नाम है फिर से। अब ये मैंने लिखा है एप्लीकेशन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 143A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन द प्रेजेंट मैटर बियरिंग CC नंबर वगैरह वगैरह ये सब कुछ ले अगेंस्ट द एक्यूज टू पे इंटरिम कॉम्पनसेशन मोस्ट रेस्पेक्टिवली स्वेथ। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दैट द कंप्लेनेंट फाइल्ड अ प्रेजेंट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 148 रीड विद सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट against the accused which is pending adjudication before this honorable court and further listed on 20/9/2004 C complainant examination।
या कंप्लेनेंट एविडेंस। 2, द एक्यूज्ड हैज़ इशूड चेक बियरिंग, चेक के बारे में बता दिया, कितने का चेक है ये बता दिया, किसके फेवर में, कंप्लेनेंट के फेवर में, टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ हिज लीगल इन्फोर्सेबल डेट एंड लायबिलिटी। अब मैंने चेक के बारे में बता दिया कि वो चेक को पेमेंट स्टॉप ड्रॉवर के ग्राउंड पे वो डिसऑनर हो गया, कब हुआ ये लिख दिया मैंने। इसके बाद लीगल नोटिस भेजा गया जो एक्यूज ने रिप्लाई नहीं किया उसका। उसके बाद मैंने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, नोटिस फ्रेम किया, और इसमें एक्यूज, क्योंकि 143 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंदा प्लीड नॉट गिल्टी करना चाहिए, तो ये भी मैंने लिख दिया कि बंदा गिल्टी प्लीड नहीं किया 23/5/2025 को। फिर लास्टली सेक्शन 143A के बारे में बताया कि क्या कहता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि प्रीमा फेसाई केस आता है मेड आउट इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट, क्योंकि जब हम नोटिस फ्रेम होता है तो कोर्ट पूछता गया सिग्नेचर आपका ही है 139 में, तो हाँ वो कहता हाँ, तो एक प्रिजम्पशन ड्रॉ होता है कि एक लीगल डेट था और कोर्ट मान लेती है कि ये चेक, ऑल्दो दैट प्रिजम्पशन इज रिबटेबल, वो रिबट भी हो सकता है, बट हाँ एक तरह से बैलेंस थोड़ा, जनरली जो केस करता है उन्हीं को उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बट द मोमेंट यू एग्री and the presumption under one section 139 is raised, तो burden of proof it shifts to accused, तो इसमें burden of proof accused के ऊपर चला जाता है, तो it becomes very easy for the complainant to prove the case। तो प्रीमा फेसाई केस क्या होता है, इसमें आप दिखाया कि प्रीमा फेसाई केस इज मेड आउट इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट एंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन दैट नो प्रीमा फेसाई प्रिंसिपल डिफेंस पर्टेन्स इन द फेवर ऑफ यूज, मतलब आपने जो डिफेंस लिया दैट इज नॉट प्रॉपर वन, ठीक है। इसके बाद ये आप लिखिएगा कि हमली सबमिटेड दैट 143 के अनुसार, क्योंकि इसमें 21 लाख का चेक है तो 20% टोटल अमाउंट इज़ 4,20,000, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे हमली प्रेयर टू द ऑनरेबल टू काइंडली डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू पे इंटरिम कॉम्पनसेशन 20%, लास्ट में प्रेयर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, इट इज़ पेड अकॉर्डिंगली, और लिख के सिग्नेचर करके कंप्लेंट का सिग्नेचर लेके अपना सिग्नेचर करके फाइल कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।